हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को, वेव ऑप्टिक्स। उससे पहले देख लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था रे ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट विदाउट डायफ्रैक्शन। फिर वेव ऑप्टिक्स जिसमें लाइट को वेव कंसिडर करके टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो 1675 में न्यूटन ने दी थी। न्यूटन की थ्योरी के पॉइंट क्या था? न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल बोला था और सबसे एक पॉइंट उसने बोला था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, जो लेटर ऑन हाइजेंस ने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। हाइजेंस ने बोला कि लाइट का नेचर पार्टिकल ना होते हुए वेव होता है। बच्चों, हाइजेंस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस की थ्योरी को वेव थ्योरी बोलते हैं बिकॉज हाइजेंस ने ना कि सिर्फ इस पॉइंट को करेक्ट किया, हाइजेंस की थ्योरी से इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन कंसेप्ट को भी हम एक्सप्लेन कर पाए। न्यूटन की थ्योरी से इंपॉर्टेंट ये था कि न्यूटन की थ्योरी से हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स थे। उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, मतलब ड्रॉबैक्स आपको मेरी न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी में देखने मिल जाएंगे। फिर हाइजेंस की थ्योरी के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, उसमें आके आप उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख सकते हो, जो 1678 में मिली थी। अच्छा, हाइजेंस ने लाइट को लॉन्जिट्यूडनल वेव बोला था। हाइजेंस ने लाइट को लॉन्जिट्यूडनल वेव बोला था, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। तो इस बात से बचने के लिए उसने एक हाइपोथेटिकल उस टाइम पे बोल दिया कि एक मीडियम प्रेजेंट होता है यूनिवर्स में सब जगह पर। ऐसा एक हाइपोथेटिकल मीडियम, जो बाद में पता चला कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मीडियम जिसका नाम उसने बताया था ल्यूमिनिफेरस ईथर। बट बाद में ये पता चला कि ऐसा कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों, ये थियरीज थी। यहाँ तक तो हमें लाइट का एक्चुअल नाम, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स, ये तो पता नहीं चला। तो कैसे पता चला? इसके लिए कुछ और थियरीज आई थी। तो हम नेक्स्ट थियरी पढ़ने वाले मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। हाँ बच्चों, मैक्सवेल ही बंदा था जिसने बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेस में, मतलब वैक्यूम में हो, मीडियम में, कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और क्योंकि लाइट भी कहीं से भी ट्रैवल करती है, और ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है, या इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, ये लाइट के स्पीड से ट्रैवल करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लाइट ही है। तो मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया ये लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां तक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता चला। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, उससे पता चला कि लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है। मतलब लाइट दिखती कैसे है? तो ट्रांसवर्स वेव की जैसी। देखो, हम हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, तो वैसी लाइट किसके जैसी दिखती है ये देखा गया, तो पता चला लाइट ट्रांसवर्स वेव के जैसे दिखती है। मतलब उसको हम ड्रॉ करके ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए लाइट का पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। बट बच्चों, क्या हुआ? न्यूटन साइंटिस्ट था, 100% कभी वो रॉन्ग नहीं था, कुछ तो उसकी बात में था। तो आगे आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन ने बताया कि ये जो लाइट है ये छोटे छोटे पैकेट्स, पार्टिकल्स, एनर्जी पैकेट्स या पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिसको उसने फोटॉन बोला। तो न्यूटन 100% रॉन्ग नहीं था। लाइट कहीं कहीं पे अपना पार्टिकल नेचर भी दिखाती है और कहीं कहीं पे वेव नेचर दिखाती है। तो इसके लिए कहा गया कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो दैट इज वेविकल नेचर। वेविकल कैसे बना बच्चों? वेविकल कैसे बना? वेव का डब्ल्यू, ये वेव का पार्ट, और ये पार्टिकल में से CIL। सो वेविकल नेचर ऑफ, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज वेविकल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड आइंस्टाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। आज के लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट को डिटेल में, जिसमें हाइजेंस ने बताया दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। तो क्या होता है प्राइमरी सोर्स और क्या होता है सेकेंडरी सोर्स? देखिए, प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें कहते हैं प्राइमरी सोर्स। जैसे सन की लाइट खुद की लाइट है। अगर मैंने कहीं पर भी कोई फ्लेम जला दी तो उसकी जो लाइट रहेगी वो क्या रहेगी? खुद की लाइट रहेगी। तो ये सारे क्यों? हाइट। अभी रीजन क्या है? जो सोर्सेस के पास खुद की लाइट होती है उसका रीजन क्या है? तो दो तीन रीजन है। जैसे पहला रीजन है हाई टेम्परेचर। सन के पास जो लाइट है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अगर कोई फ्लेम जलाएगी वो लाइट देगी, इट इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो ये सारे हाई टेम्परेचर की वजह से, लेकिन ये कौन सी सोर्स है? प्राइमरी सोर्स। सेकेंड, प्राइमरी सोर्स के और एग्जाम्पल्स है इफेक्ट ऑफ करंट, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इनकी भी खुद की लाइट है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, बट दे आर प्राइमरी सोर्स। तो ये प्राइमरी सोर्स। और तीसरा टाइप है प्राइमरी सोर्स का केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस। फायर क्रैकर्स फूटते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से जो लाइट आती है, ये सारी लाइट जो आती है इनकी खुद की लाइट होती है। सो दे ऑल आर प्राइमरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं?
the sources which emits light of their own. It is due to three ways. First, due to high temperature, then due to effect of current, and third due to chemical or nuclear reactions. अब बच्चों सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्स वो होती है जिनके पास खुद की लाइट होती नहीं, वो या तो प्राइमरी सोर्स से लेते हैं या प्राइमरी सोर्स से रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड होकर उनके ऊपर लाइट आती है, उनकी खुद की लाइट होती नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिख रहा हूँ, क्यों सन की लाइट मेरे पे गिर रही है और रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग, इसकी वजह से जो लाइट होती है सोर्स के पास, उसे कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। हम डे टू डे लाइफ में जितने भी सोर्सेस दिखते हैं प्रोबेबली सारे होते सेकेंडरी सोर्सेस, क्योंकि उनके पास खुद की लाइट होती नहीं है। तो एग्जांपल जैसे द सोर्स विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन बट रिसीव लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्सेस एंड आइदर रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड, वो रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर स्कैटर्ड करेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल जैसे मून, मून की खुद की लाइट है नहीं, फिर जो प्लैनेट्स है, एनिमल्स है, ये सारे हमको क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग की वजह से दिखते हैं। ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट को यूज करते हैं, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती। सो सच अ सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। जैसे लिखा मैंने, मेजॉरिटी ऑफ सोर्सेस सीन इन आवर डेली लाइफ आर सेकेंडरी सोर्सेस। तो बच्चों एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में कि प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, तो ये आपको 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से। नेक्स्ट बच्चों, हाइजेंस की थ्योरी बुक में आ गई, सब लोग ने हाइजेंस की थ्योरी को करेक्ट माना, क्योंकि अभी तक नेक्स्ट थ्योरी नहीं आई थी, मैक्सवेल की थ्योरी नहीं आई थी, तब तक लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव ही समझी जाती थी। वो जमाने की हम लोग थ्योरी पढ़ रहे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजेंस की। तो हाइजेंस से पूछा गया, तो भाई अभी आगे डिटेल्स तो आपकी थ्योरी दी, तो हाइजेंस ने बोला लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव फ्रंट। तो बोले चलो डिटेल्स बताओ भाई वेव फ्रंट क्या होता है। तो उसने क्या बोला, समझो मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया, मैंने क्या लिया? पॉइंट सोर्स लिया। अब ये पॉइंट सोर्स क्या करेगा? लाइट इमिट करेगा, बराबर। अब हाइजेंस की थ्योरी का पॉइंट था, इन होमोजीनियस मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। अभी इसके बाद जो मीडियम सेम है, तो इसने लाइट वेव्स इमिट की, देख रहे हैं। अगर ये सारी की सारी लाइट की वेलोसिटी आपको पता है 3 × 10⁸, समझो मैं सिंबॉलिकली बोलता हूँ c, लाइट की वेलोसिटी c है, और मैंने उसको एक t टाइम दिया, लाइट सोर्स से ट्रैवल करना स्टार्ट की और मैं उसको t टाइम के बाद बोला स्टॉप। तो t टाइम के बाद सारी वेव्स कहीं ना कहीं जाके रुकी रहेगी। जैसे t टाइम के बाद इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर ये सब डायरेक्शन में कवर करेगी, तो ये जहां पर भी रुके, मैंने बोला स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये P पॉइंट पे रुका, ये Q पे रुका, ये R पे रुका, ये S पे रुका। अब ये सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, उनका एक लोकस बनाया। लोकस इज व्हाट? सेट ऑफ पॉइंट। तो वो जो लोकस है उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। अब ध्यान से देखो, सारे पॉइंट की फेज देखो, फेज आपको समझता है बच्चों? यहाँ पर फेज 0 है, यहाँ पर 90, यहाँ पर पाई है, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π। सो सबका फेज आप देखोगे तो 2π है, का फेज डिफरेंस कितना है? 2π। तो ऐसे पॉइंट्स जिनका फेज डिफरेंस क्या होता है? सेम, उनका अगर लोकस लिया तो उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम at which wave reaches simultaneously, continuously wave यहाँ पर आएगी, the locus of all points of medium at which wave reaches simultaneously so that all points are in same phase, all points are in same phase। तो ये इसका एग्जांपल देखो, ct डिस्टेंस, वेलोसिटी c है, टाइम t है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? ct। तो t टाइम में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? ct। तो सारे ct डिस्टेंस में पॉइंट है p q r s, ये सारे सेम फेज में है। So this is a wave front। अच्छा, वेव फ्रंट के 3 टाइप है बच्चों, 1 स्फेरिकल, दूसरा प्लेन और तीसरा सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे दिखता है? यहाँ पर देखो, मैंने एग्जाम्पल ड्रॉ किया। स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरली वहां दिखता है जहां पर जैसे सोर्स बहुत नजदीक हो। आप कभी कभी मॉर्निंग में या फिर आपने कभी लैंडस्केप बनाया रहेगा, तो वहां पर आप सन ड्रॉ करते हो, सन के बाजू में थोड़े से ऑरेंज कलर के स्पेरिकल लाइंस बनाते हो। ये लाइन सन के बाजू में बनाते हो, क्यों? पूरे पिक्चर में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये स्पेरिकल वेव फ्रंट जो होती है ये फाइनाइट डिस्टेंस पे ही दिखती है। जब सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तभी जाके स्पेरिकल वेव फ्रंट दिखती है। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए कंडीशन क्या है? पॉइंट सोर्स होना चाहिए एंड फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट सोर्स और फाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ पे सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। तब आपको कौन सी वेव फ्रंट मिलेगी?
स्पेरिकल वेवफ्रंट। देखो इसका शेप स्पेरिकल, इसको स्पेरिकल बोलते हैं, बट कंडीशन क्या है स्पेरिकल वेवफ्रंट के लिए? पॉइंट सोर्स सिचुएटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब बच्चों प्लेन वेवफ्रंट में क्या होगा ना, सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। जैसे सन की वजह से जो यहाँ पर लाइट आएगी वो कौन सी रहेगी, यहाँ पर जो वेवफ्रंट बनेगी कौन सी रहेगी? प्लेन वेवफ्रंट। स्पेरिकल वेवफ्रंट ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट होती है, तब जब वो सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाए। तो प्लेन वेवफ्रंट के लिए क्या है? प्लेन वेवफ्रंट के लिए अपने पास कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए? पॉइंट सोर्स ही होना चाहिए। सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स, बट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या होना चाहिए? पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। बच्चों तीसरा है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। यहां पर मैंने बनाई सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए सोर्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्लिट। क्या होना चाहिए? इसको बोलते हैं स्लिट। स्लिट अगर मैं अच्छे से बताऊं तो इसके दूसरे बोलते हैं लीनियर सोर्स। क्या बोलते हैं? लीनियर सोर्स। ये भी कहा होना चाहिए? फाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर ये भी इनफाइनाइट हो गया तो इट विल कन्वर्टेड इनटू प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट के लिए सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया तीन वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट का डेफिनेशन मैंने आपको बोला, द वेवफ्रंट व्हिच इज ऑब्टेन ड्यू टू पॉइंट सोर्स सिचुएटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस। प्लेन का बताया, द वेवफ्रंट व्हिच इज ऑब्टेन ड्यू टू पॉइंट सोर्स सिचुएटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। एंड सिलेंड्रिकल का बताया, it is obtained due to linear source that is slit. Thank you.